संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है, वो संसद का काम रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2024 का यह अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है। उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें, और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा जो उपचुनाव है वो 20 नवंबर को हुए। उन उपचुनावों के बाद काउंटिंग 23 नवंबर को हुई। वहीं आपको बता दें कि नतीजों में भाजपा को 7 सीटें मिली तो सपा को सिर्फ 2 पर सिमट कर संतोष करना पड़ा। वहीं मतदान के दिन कई विधानसभा क्षेत्रों में बवाल की खबरें भी सामने आई थी। उस दिन सपा प्रमुख मुखिया जो हैं अखिलेश यादव ने भी एक्स से कई सारे वीडियो पोस्ट किए थे। अब अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा आरोप लगाया है। सपा मुखिया ने कहा कि मतदान के दिन वोटरों को रोका गया, बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया गया, तो फिर वोट किसने दिया? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे उस समय भी हम और आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे और आज के समय पर जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने वो भी निर्देश पर सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? कि जिस दिन चुनाव हो वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में बसपा की करारी शिकस्त के बाद मायावती ने पहली प्रतिक्रिया जो दी है, वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसपा सुप्रीमो ने चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता है तब तक बसपा देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरी दमदारी से पार्टी लड़ेगी। देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी जो है खुलकर किया जा रहा है। ये सब हमें हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखने के लिए मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमजन में भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले 11 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो काम किए हैं जो वर्षों से अटके हुए थे। तो राजस्थान की जनता को ये भरोसा हो गया है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश का विकास कर सकती है। यूपी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आम जन में भरोसा है। और भरोसा यह है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उस भरोसे ने राजस्थान के अंदर जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। उनको ये भी भरोसा है कि 11 महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है और वो काम किए हैं जो वर्षों से अटके हुए थे, उनके रास्ते साफ हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि इस चुनाव में ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये परिणाम आने दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में एक बार ये चुनाव करा लीजिए कागजी मत पत्रों के माध्यम से और अधिक, और फिर हमें दिखाइए कि परिणाम समान है या नहीं। ये सभी चीजें जो महाराष्ट्र में हुई हैं उसके लिए डीवीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला गांव में आयोजित दंगल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली में 10 साल पूरे कर रही है। दिल्ली में जिस तरह के काम हुए हैं उसकी चर्चा देश के हर कोने कोने में हो रही है। जो पार्टियां हमारी योजनाओं को लेकर हमें गाली देती थी, वही पार्टियां अब पूरे देश में वोट मांगने के लिए उन्हीं योजनाओं का इस्तेमाल कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज वो हमारे ही कामों को ले लेके और पूरे देश में जा जाके वोट मांग रही हैं। दिल्ली में एक तरफ हमने गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, उनको महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए कई योजनाएं करी, तो दूसरी तरफ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किए। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शानदार सरकारी स्कूल बना दिया। ऐसे स्कूल आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे स्कूल बना दिए कि आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपने नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे। पर 10 साल पूरे हो रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सरकार में। एक बात तो है, दिल्ली में
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उत्तराखंड दिवस समारोह में शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। आज उनकी मांग बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज जो हमारा ब्रांड है, उसकी मांग बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। मैं सभी को इस व्यापार मेले के लिए बधाई देता हूँ। आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उनकी आर्थिकी भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है और अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और हम भी लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों के अलग अलग उत्पाद यहाँ पर लगा गए हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा मंच है और इस मंच के माध्यम से हमारे सभी उत्पादकों को, उत्तराखंड के लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं सभी को इस ट्रेड फेयर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसकी थीम है 2047 का विकसित भारत का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन को आगे बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। एमबीए हार के कारणों पर विचार करेगी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। मैं हेमंत सोरेन को भी शुभकामनाएं देता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप गुजरात से भी ज्यादा, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, यहाँ लगभग 80% सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र में। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। हेमंत सोरेन ने बीते दिन राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को होने जा रहा है। हेमंत सोरेन ने 25 नवंबर को कहा कि हमने महागठबंधन की ओर से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज हमने राज्यपाल के पास वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार के लिए दावा पेश किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना नेताओं की बैठक के बाद पार्टी नेता उदय सामंत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुना गया है। हमने कैबिनेट और शपथ ग्रहण प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए एकनाथ शिंदे को सभी अधिकार दिए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। किया है और यहाँ इस मेरे ख्याल से इस यशस्विता के पीछे जो
हमारी लाडली बहना है, हमारे बंधु है, हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है, हमारा जो बलिराजा है, वो हमारे सब मतदार हैं, उनको धन्यवाद देने वाला आभार का भी हमने ठहराव डाल दिया। कैबिनेट का एक्सपेंशन किस तरह से होगा, क्या कहना चाहिए? इसका पूरा अधिकार हमने एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। एकनाथ शिंदे साहब जो उसमें निर्णय लेंगे वो हमको। वहीं संभल के विवाद के बीच अब फिर से एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक राठी जो कल घायल हो गए थे, उन्होंने 800 लोगों की शिकायतें जो हैं वो दर्ज कराई हैं। वहीं जिया उर रहमान वर्क और सोहेल इकबाल को आरोपी उन्होंने जो है वो बनाया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भीड़ को उकसाया गया था, वर्क को पहले भी नोटिस जो है वो दिया गया था, उन्होंने पहले भी भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए भी कहा गया था। घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार इसमें जो है वो किया जा चुका है, गिरफ्तार कर और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल उनके द्वारा उनके पांव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी